नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज में उप स्वास्थ्य केंद्र संचालित है, जो मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहा है। नया ट्यूबवेल पंप होने के बावजूद भी पानी की समस्या से लोग परेशान हैं। तो वहीं उप स्वास्थ्य केंद्र में आने वाली महिलाओं को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही और उप स्वास्थ्य केंद्र कर्मी भी परेशान हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज में उप स्वास्थ्य केंद्र संचालित है, जो मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहा है। नया ट्यूबवेल पंप होने के बावजूद भी पानी की समस्या से लोग परेशान हैं। वहीं उप स्वास्थ्य केंद्र में आने वाली महिलाओं को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही। महिलाओं का कहना है कि पानी, शौचालय, डॉक्टर सहित कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही उन्होंने बताया कि यहाँ टीकाकरण की भी व्यवस्था है, परंतु डॉक्टर की सुविधा नहीं होने से गर्भवती महिलाओं को समस्या होती है। अभी तो सबसे ज्यादा पानी का जरूरत है, और जैसे अभी शौचालय का जरूरत है, पानी का जरूरत है, और यहाँ डॉक्टर का भी जरूरत है। डॉक्टर लेने पर कैसी परिस्थितियों का सामना करते हैं, किन परेशानी आती है? परेशानी आती है, यहाँ आसपास के लोग जैसे आते हैं, हम लोग प्रचार किए थे कि यहाँ पर बैठेंगे, यहाँ समय से इलाज होगा, तो ये सब चीजें अभी थोड़ा परेशानी आ रही है। जैसे ये प्रचार तो कर दिए हैं, तो लोग आते हैं फिर वापस भी चले जाते हैं। थोड़ा बहुत दीदी रहती हैं तो दवा व मेडिसिन देती हैं, और ऐसे कोई ज्यादा परेशानी। नाम है सुशीलापुरी, और यहाँ 20 तारीख को ओपनिंग हुआ है। और अभी तो मतलब पहले तो पीछे टीकाकरण होता था, लेकिन अब सामने हो रहा है। अब डॉक्टर को तो बैठने के लिए बोला गया है, लेकिन अभी तो बैठ नहीं रहे हैं। डॉक्टर तो हम लोग को भी नहीं पता कौन यहाँ बैठेंगे। आप किस पद पर हैं? हम मितानी हैं। हाँ, कहाँ के मितानी? ये रामानुजगंज के मितानी हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग ड्यूटी करने आते हैं यहाँ। प्रेगनेंसी होती महिला, हाँ जी, तो क्या क्या सुविधा देते हैं और कितने? हाँ, यहाँ गोली मिलता है, आयरन गोली, कैल्शियम गोली गर्भवती महिला को, और बच्चे लोग को टीका भी लगता है, और जो हमारी एनएम दीदी लगाती है। आप जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए कैसे जागरूक करते हैं, क्या क्या सुविधा देते हैं? जनसंख्या को रोकेंगे हम मतलब गर्भवती महिला को उसको बताते हैं कि इंजेक्शन लगवाइए, अंतराल इंजेक्शन, और कॉपर्टी लगवाने की सलाह देते हैं, और गोली छाया गोली खाने के लिए भी सलाह देते हैं। जो महिलाएं आती होंगी बाथरूम करने के लिए पानी शुद्ध नहीं रहता, नहीं है तो बहुत दिक्कत होता है। और आप लोग सुनाते भी होंगे 2-4 बार। वो लोग तो ज्यादा समय नहीं रहते हैं, लेकिन हम लोग को परेशानी होता है, क्योंकि हम लोग पूरा 10 बजे से 4 बजे तक बैठते हैं यहाँ। तो आपको भी सुविधा नहीं मिलती? हाँ, हम लोग को परेशानी होता है। यहाँ पर सब सुविधा है? अभी तो नहीं है सर, क्योंकि यहाँ भी तो अभी खुला है, पर सब वहाँ होता है। डॉक्टर होगा तो हाँ, हो सकता है। मैं यहाँ RHO फीमेल हूँ। कौन सा सेंटर? यहाँ सब सेंटर जी। मूलभूत सुविधाएं क्या क्या है आपके पास? यहाँ पे तो अभी तो सुविधा नहीं है सर। क्या क्या? जैसे पानी का सुविधा नहीं है। टॉयलेट है? टॉयलेट तो है, मगर पानी नहीं है। पानी नहीं जी। बोर है? बोर है, मगर खराब हो गया। आप तो यहाँ पर कितने समय कार्यरत हुए हैं, और डॉक्टर साहब क्या बैठते हैं यहाँ पर? कोई आपने कभी संज्ञान दिया कि डॉक्टर जो है यहाँ पे? तो अभी मेरा 20 दिसंबर से यहाँ पे हुआ है, और अभी डॉक्टर नहीं बैठते हैं, मैं ही देखती हूँ यहाँ पे। अब देखना ये होगा कि लोगों की समस्या का क्या समाधान किया जाता है और अधिकारियों को निर्देश देने पर क्या सुविधाएं मिल पाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के पथरिया विकासखंड के ग्राम रामबोर स्थित कुसुम आयरन फैक्ट्री में गुरुवार को बड़ा हादसा हुआ। 34 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद टीम को सफलता मिली है। शेल कंटेनर को बड़े क्रेन ने हादसे की जगह से उठाया है, तो वहीं अब एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम उस हादसे की जगह में कैजुअलिटी की तलाश में जुटी हुई है। घटना के संबंध में उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हर तरह से प्रयास करके वजनी कंटेनर को हटा लिया गया है, अब आगे का रेस्क्यू कार्य आसानी से किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार परिजनों के साथ है और हर संभव मदद सरकार की ओर से की जाएगी। उन्होंने कहा कि घटना के संबंध में फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत जांच की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दोषियों के ऊपर
कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शासन ने तैयार भी किया है, आगे भी और कोई जांच की आवश्यकता बनती होगी उसकी जांच करेंगे और जो भी दोषी पाया जाएगा कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन पर होगी। सरगुजा संभाग के बलरामपुर जिला अंतर्गत वाड्रफ नगर ब्लॉक बस स्टैंड की कमी से जूझ रहा है। यहां बनारस रोड पर वाड्रफ नगर के चौक पर राहगीर रोड किनारे बैठे रहते हैं और एक दो बस चौक में खड़ी होने से पूरा रोड जाम हो जाता है। आपको बता दें कि 5 साल पहले वाड्रफ नगर को जाम से मुक्त कराने के लिए बाईपास का निर्माण भी कराया गया था, जो आज तक बन नहीं पाया है, जिसको लेकर हर खबर से आम जनता ने अपना आप बीती सुनाई है। वहीं अब देखने वाली बात यह होगी कि नगर पंचायत की जनता को बस स्टैंड और बाईपास की सुविधा कब तक उपलब्ध कराती है। यहाँ जो प्रतीक्षालय भवन है वो भी जर्जर हो चुकी है। आदिम जमाने के जो प्रतीक्षालय हैं वो पूरा जर्जर हो चुकी है, जिसमें मरम्मत का कार्य होना चाहिए था वो अभी तक हुआ नहीं है। बाकी अभी जो रिंग रोड बन रहा है वो भी पूर्ण रूप से पूरा नहीं हुआ और इसके एवज में लोगों को सुविधा तो बहुत हो रही है। बस यही मैं कहना चाहूंगा, बात निर्भर है क्या करती है सरकार। दिक्कतें बस स्टैंड न होने की वजह से पार्किंग में छोटी छोटी गाड़ियां घुस जाती हैं, जिनकी वजह से बसों को लगना पूर्णतः बंद ही हो जाता है। और जैसे रिंग रोड न होने का जो भारी आवाजाही वो गाहने इसी रोड से गुजरती हैं, जिससे लोगों को हमेशा दुर्घटना की संभावनाएं बनी रहती है। बस स्टैंड नहीं है यहाँ पे, क्या दिक्कत होता है? बहुत दिक्कत होता है लोगों को आने जाने में। बस लग जाती है तो जाम लग जाता है, तो लोगों को आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है। स्कूल के बच्चे आ जाते हैं तो उनको भी बहुत आने जाने में दिक्कत होता है, ट्रैफिक जाम हो जाता है। ये बहुत तमाम समस्याएं हैं। 5 साल से बन रहा है लेकिन अभी तक नहीं बना है। साल भर हो गया इस गवर्नमेंट को बने हुए, लेकिन इस पे अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है। यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। दोनों सरकार दोषी है। 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, उसमें नहीं बना। ठीक, ये अभी साल भर हो गया, इसमें कोई अभी तक शुरुआत नहीं हुआ, इस पे कोई वो नहीं हुआ, तो दोनों को दोषी मानेंगे। बस स्टैंड नहीं होने से भारी दिक्कत है। बस जब लगाने का जगह नहीं मिलता है, बस स्टैंड में पब्लिक को खड़ा होने का जगह नहीं होता है। जब जाम लगती है तो घंटा 2 घंटा तक जाम लगी रह जाती है। बच्चों का आवागमन होता है, स्कूल वाला सब बच्चे जब आते हैं उस समय जब भीड़ लगती है तो कोई वो हिसाब नहीं रहता है। बाईपास रोड अभी तक बना नहीं, 2 साल से बन रहा है, आज बनेगा कल बनेगा तो 2-4 साल और नहीं बनेगा। अगर बाईपास बनता तो क्या फायदा? बाईपास बनता तो इसमें बड़ी गाड़ियां आती नहीं, आवागमन में काफी बदलाव होता। छोटा सा जगह है, 10 तो गाड़ी लग नहीं सकता, यहाँ तो 2 गाड़ी खड़ा होने के बाद में स्टैंड जाम। अब इसको स्टैंड बोलिए या रोड बोलिए, वो तो दिखाई दे ही रहा है सबको। यात्रियों को रहने के लिए प्रतीक्षालय भी नहीं है, छोटा सा प्रतीक्षालय है, एक ठो कोना में है। वो क्या है, स्थिति अच्छी है? उसकी स्थिति का है, जर्जर है, पुराना बना हुआ है, नया तो है नहीं। अगर यहाँ बस स्टैंड नहीं है जी तो क्या छोटा बस स्टैंड है ना, छोटा बस स्टैंड है। कितनी बसें खड़ी होती हैं? अब क्या परेशानी होती है? कुल मिला के थोड़ा बहुत सभी बस लगती है यहाँ पे। बाकी ये है कि बस स्टैंड थोड़ा छोटा जगह है, अभी में छोटा है थोड़ा। अगर बस स्टैंड अगर यहाँ पर बन जाता है तो मान लीजिए सब जितने भी दुकानदार है सब लोग के लिए फायदा रहेगा। यहाँ बच्चे भी आते जाते हैं, उनको परेशानी होती है जो स्कूल के आते होंगे? नहीं, स्कूल वाले वो तो सब बस से जाते हैं ना, सब बस वाले, सब स्कूल बस वाले, और बाकी सब आते हैं, सब पैदल निकल जाते हैं। यहाँ तो सब कोई आते हैं बस से। यहाँ प्रतीक्षालय अच्छा है क्या बना हुआ है? प्रतीक्षालय है तो वहाँ पे वो देखिए वहाँ पर बैठने लायक है? बहुत तो बैठते हैं पर उतना उस टाइप तो नहीं है, छोटा है पर फिर भी छोटा है, मतलब आना जाने को देखते हुए। स्थिति खराब है, अच्छी है, जर्जर है, अच्छा है? नहीं तो अभी तो सही है, जाके देखते अच्छा है। यहाँ तो बता रहे जर्जर ना ही जाके देखूँ अच्छा है। जगह नहीं होने का बहुत सी परेशानी झेलनी पड़ती है, बच्चों को लेके या वैसे भी कॉलेज आने जाने स्टूडेंट लोग को भी, पब्लिक लोग को भी, पैसेंजर लोगों को बहुत सी परेशानी झेलनी पड़ती है। अगर यहाँ बाईपास बन जाता, कंप्लीट हो जाता, क्या सुविधा मिलती है पब्लिक को? इस सुविधा तो बहुत मिलती है यात्रियों को, पैसेंजर को, हर स्टूडेंट को भी। क्या कि मेन रोड है ना, बीच में है चौराहे पे, तो परेशानी होती है, कोई भी ट्रैफिक की भी परेशानी होती है, जाम भी होता है लगभग। जाम होता है? हाँ, थोड़ा बहुत तो होता ही है, थोड़ा बहुत क्या अधिकतर ही होता है, और लगभग कम से कम 8-10 बस तो हो ही जाती है। वाड्रफ नगर का बस स्टैंड का इतने दयनीय स्थिति है कि कभी भी आकाशवाद कोई भी घटना घट जाते हैं यहाँ आने के बाद, और इसकी कोई भी सरकार इस पे कोई पहल ही नहीं करती है। सरकार गवर्नमेंट ने अभी तक बाईपास रोड जो बनवाई थी वही बाईपास अभी तक तैयार नहीं हो पाया है।
आज पहले मतलब 5-6-7 साल हो चुके हैं बाईपास रोड को, अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया। कभी भी बस स्टैंड के अंदर घटना घट सकती है, कभी भी कुछ हो सकते हैं। आज इन प्रताड़ित पैसेंजरों को देखता हूँ पूरे रोड पे ही खड़े रहते हैं। कोई अगर गाड़ी आई ठोक के चला गया, फिर प्रशासन की उस पर कोई जवाबदारी ही नहीं होती है और ना ही कोई कार्रवाई करते हैं। इसलिए मैं सरकार से ही गुजारिश करूंगा कि सरकार यहाँ की पूरी व्यवस्था बनाए। यात्री प्रतीक्षालय जो है, यात्री प्रतीक्षालय यहाँ का मतलब चुस्त और दुरुस्त होना चाहिए, ताकि वो लगे कि हम मतलब अपने यहाँ का मतलब छत्तीसगढ़ के अंदर वाटरनगर के अंदर कोई प्रतीक्षालय है। प्रशासन कुछ करती भी नहीं है, ना व्यवस्था करती है, ना तो कुछ करती है। अगर व्यवस्था के लिए बोलेंगे तो कहते हैं कि हम लोग को कैसे बोले। अगर जनप्रतिनिधि भी जो है वो इसी टाइप के कुछ करते ही नहीं है जनप्रतिनिधि लोग। यहाँ है अभी देखिए ट्रैफिक पुलिस खड़ी है, ट्रैफिक पुलिस वालों को कोई लेना देना, उनको खड़ी रहना है बस, ना तो उनको कुछ बोलना है ना तो कुछ कहना है। अभी जैसे देख लीजिए अभी गाड़ी आके खड़ी हो गई है, अब मान लीजिए उधर से बस अगर आई तो बस आने के बाद अगर कहीं लग गया तो फिर बोलेंगे कि तो बस वाला तो ठोक दिया। ये तो प्रशासन का व्यवस्था का मतलब वो है ना कि प्रशासन व्यवस्था करे उस चीज को। तो यात्री प्रतीक्षालय जो है वो यात्री प्रतीक्षालय को ढंग से बनवाए कि बैठ सकेंगे उस जगह। पूरे रोड पे सड़क में बैठे रहते यात्री लोग। जगदलपुर के कुम्हरावंड गांव में जमीनी विवाद का मामला उच्च न्यायालय पहुंच गया है, जिसमें सुनवाई के बाद आदेश दिया गया कि पीड़ित को उसकी जमीन पर कब्जा दिलाया जाए। जिसके बाद कब्जा दिलाने पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों के सामने दोनों पक्षों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। देखिए ये रिपोर्ट। जगदलपुर के ग्राम कुम्हरावंड स्थित पल्ली गांव में उच्च न्यायालय के आदेश पर विवादित भूमि पर कब्जा दिलाने पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों के सामने तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। तहसीलदार और राजस्व विभाग की टीम ने एसडीएम के निर्देश पर भूमि का सीमांकन कर कब्जा सौंपने की प्रक्रिया शुरू की। कार्रवाई के दौरान दोनों पक्षों के बीच वाद विवाद बढ़ गया। मौके पर मौजूद पुलिस और तहसीलदार ने स्थिति संभाली और उच्च न्यायालय के सभी पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की है। अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि ये कार्रवाई पूरी तरह से न्यायिक आदेश के अनुरूप की गई है। आज ग्राम पल्ली में जिनका पंचायत कुम्हरावंड है, एक जोशी परिवार है, उनके कब्जा सौंपने का काम था। हाई कोर्ट से रिट पिटीशन में उनके द्वारा उनके पक्ष में फैसला आया था, तो अपने आदरणीय एसडीएम साहब के आदेशानुसार उनको उनके आदेश के परिपालन में आज कब्जा सौंपने आए थे। तो सभी ग्राम वालों को उस स्थिति में आवेदक भी थे, अनावेदक भी थे, सबकी उपस्थिति में आवेदक पक्ष को वाद भूमि का नाप जोख तक उनको दिखा दिया गया है और एक पंचनामा के थ्रू उनको कब्जा सुपुर्द कर दिया। वो कब्जा सौंपने के लिए लगा रहा या फिर याचिका लगी थी किसका जमीन वो आइडेंटिफाई किया? अभी वर्तमान में अनावेदक पक्षों का कब्जा था। अभी जैसे मक्का कब था, तो अभी अपन उसमें दिखा के आवेदक पक्ष को अपन इनको आवेदक पक्ष को सौंप दिए हैं। इसमें हाई कोर्ट में जो आदरणीय कमिश्नर साहब के जो आदेश था उनके उसमें अपील रिट पिटीशन दायर किए थे, रिट पिटीशन लगा हुआ था। तो उसके बाद फैसला क्या है आवेदक पक्ष के उसमें आया था, उसी परिपालन में हम लोग यहाँ आज कब्जा सौंपने आए। ठीक है, आज उसको दिखा दिया गया है, उनको कब्जा सौंप दिए हैं। चलिए। वहीं पीड़ित पक्ष का कहना है कि करीब 2 पीढ़ियों से उस जमीन पर उनका परिवार खेती और किसानी कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अचानक किसी ब्राह्मण ने खुद को उस जमीन का मालिक होना बताकर 2019 में कमिश्नर कार्यालय में केस दर्ज किया। केस में कमिश्नर ने सुनवाई करते हुए ये माना कि ब्राह्मण ने गलत तरह से अपनी मूल जाति छिपाकर खुद को फर्जी आदिवासी जाति बनाया। पीड़ित के पक्ष में फैसला होने के बाद ब्राह्मण ने उच्च न्यायालय में जाकर केस लगाया और अब जाकर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। मैं फगनू का बेटा हूँ, अमरनाथ बघेल, जहाँ इस जमीन का हम लोग मालिक है। 31-32 से हम लोगों का रिकॉर्ड है और बीच में हम लोग 2013 में केस लगा के हम लोग 2019 में हम लोग जीते थे केस, जो उतना समय हम लोग हाई कोर्ट में जीते और कमिश्नर में भी जीते। जहाँ बीच में इन लोग अभी बलपुर करके पिछले महीना दिसंबर में
5 तारीख को कैसा कैसा आदेश निकाल के हम लोगों को अभी हरा दिए है, जहाँ पुलिस प्रशासन लेके यहाँ जोर जबरदस्ती से यहाँ पे नफाई जफाई कर रही है। और इन पे कोई हम लोगों का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। जो 45 दिन का रहता है, जो 90 दिन का रहता है, जो केस जीतने के बाद वो भी हमको डेट नहीं दिया जा रहा है अपील करने के लिए। से आके नाफा कर रहे हैं जो पुलिस प्रशासन के लेके अपने बलपूर्वक से। मेरा पिता सोन सिंह बघेल, रघुनाथ बघेल, गांव पल्ली में रहता हूं। हम लोग 100 साल से वही हैं गांव में। हम लोग केस लगाए हाई कोर्ट यहाँ पे, वहाँ से हम लोग जीते। यहाँ पे भी लगाए जगदलपुर में, यहाँ पे भी जीते हैं। अब इन लोग अपील किए, अभी इन लोग जीते। तो ये हमला सुनवाई कुछ नहीं हो रहा है हम लोग का। ये जो हम लोग पुरवानी है, यहाँ से गांव के हैं, हमारा दादी आई सब यहीं पे हैं। गांव के पुजारी आदमी भी हैं। हम लोग का बात कोई शासन भी नहीं मान रही है। हम लोग अभी घर कुड़िया तोड़ने के लिए बोल रहे हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे सर? बामन लोग हम लोग के पीछे आदिवासी लोग हैं सर। मोरिया बन गए, बामन है, उन लोग मोरिया भी बन गए हम लोग। फिलहाल विवाद के बाद ये मामला उच्च न्यायालय पहुंचा, जिसके आदेश पर अधिकारियों ने दोनों पक्षों में मामला शांत कराया। हालांकि इस दौरान तनाव की स्थिति भी उत्पन्न हो गई थी, लेकिन इसको काबू करते हुए पीड़ित को उसकी जमीन पर कब्जा दिलाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट। रायपुर में ऑल इंडिया स्टील कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय ने भी शिरकत की। इस मौके पर सीएम साय ने सभी को संबोधित किया। सीएम साय ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि शायद अभी तक का सबसे बड़ा स्टील कॉन्क्लेव का यहां पर आयोजन हो रहा है। इसके लिए मैं आयोजन समिति का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। और ये 2025 के शुरुआती में ही हो रहा है, तो मैं आप सभी लोगों को नव वर्ष की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। यहां पर ऐसे बहुत से हमारे उद्योगपति हैं जिनसे मैं पिछले वर्षों में मिलता रहा हूं। जब केंद्र में स्टील में एमओएस था तो कई समिट में हमारी उद्योगपतियों से हमारी मुलाकात होती है, तो मैं समझता हूं कि अधिकांश उद्योगपति हमारे पूर्व परिचित हैं। आज मुझे ज्ञात हुआ है कि इस कॉन्क्लेव में देश के 17 राज्यों से हमारे उद्योगपतिगण आए हैं और इस कॉन्क्लेव में निश्चित रूप से 2 दिन आप सब लोग यहां पर विचार मंथन करने वाले हैं और मुझे पूरा विश्वास है ये जो 2 दिनों में आप सब लोग स्टील के सेक्टर में जो चर्चा करेंगे, निश्चित रूप से उससे छत्तीसगढ़ और देश के स्टील जगत को एक नई दिशा मिलेगी, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। छत्तीसगढ़ अपनी स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहा है। हम विकसित छत्तीसगढ़ की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए हम स्टील जैसी इच्छा शक्ति से काम कर रहे हैं। ऑल इंडिया स्टील कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन प्रदेश में स्टील उद्योग को तो प्रोत्साहित करेगा ही, एमएसएमई के लिए भी यह कॉन्क्लेव बहुत ही लाभकारी होगा, ऐसा मैं मानता हूं। छत्तीसगढ़ में स्टील उद्योग के लिए काफी अवसर हैं। हमारे पास स्टील इंडस्ट्री के लिए जरूरी खनिज जैसे आयरन ओर और कोयला के साथ ही बिजली भी पर्याप्त मात्रा में है। हम स्टील उत्पादन में देश में तीसरे स्थान पर हैं। हमें गर्व है कि हमारा प्रदेश
देश की इकोनॉमी का पावर हाउस है। छत्तीसगढ़ ने अब ग्रीन स्टील की ओर भी कदम बढ़ा चुका है। स्टील उद्योग में कई नवाचार हो रहे हैं। उत्पादन बढ़ाने के लिए आप लोग नई और एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। इसके लिए भी सारे उद्योगपतिगण बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने जगदलपुर के कांग्रेस भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर ओबीसी के आरक्षण को कम करने का आरोप लगाया। बैज ने कहा कि प्रदेश के 16 जिला पंचायत और 85 जनपदों में जहां पहले 25% सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हुआ करती थी, अब अनुसूचित क्षेत्रों में ओबीसी आरक्षण लगभग खत्म हो गया है। पूर्व में ओबीसी के लिए आरक्षित ये सभी सीटें अब सामान्य घोषित हो चुकी हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि साय सरकार ने आरक्षण प्रक्रिया के नियमों में किए दुर्भावनापूर्वक संशोधन के बाद अनुसूचित जिले और ब्लॉकों में जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य और पंचों का जो भी पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित था, वो अब सामान्य सीटें घोषित हो गई हैं। पार्टी की ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने की प्रक्रिया उन्होंने शुरुआत की, प्रक्रिया अपनाई। पूरी तरह से भाजपा की सरकार ने पूरे प्रदेश में षड्यंत्र पूर्वक ओबीसी के आरक्षण में कटौती किया है। जिला पंचायत क्षेत्र, जनपद सदस्य क्षेत्र और पंचायत में अगर देखेंगे तो पूरे पंच, जो लगभग 25% ओबीसी के लिए आरक्षण था, अभी पूरे आदिवासी क्षेत्रों में 0 हो चुका है। और नगरीय निकाय क्षेत्रों में भी आप देखेंगे कि इससे पहले जितने सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित थी, लेकिन अभी ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया के बाद इन क्षेत्रों में ओबीसी को पूरी तरह से नुकसान हुआ है। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की असमंजसता के वजह से और कहीं न कहीं अज्ञानता के वजह से बिना मापदंड के कहीं न कहीं मैदानी क्षेत्र और सरगुजा क्षेत्र और बस्तर में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में पूरी तरह से ओबीसी वर्ग नुकसान हो गया है और ग्राम पंचायतों में 0 हो चुका है। मैं समझता हूं कहीं न कहीं है और उनकी सरकार है। मैं समझता हूं कि यहां के प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बस्तर क्षेत्र से आते हैं। बस्तर जैसे क्षेत्र से उनको जवाब देना चाहिए। आखिर ओबीसी वर्ग में क्या उनको आकलन नहीं था क्या कि ओबीसी वर्ग का अगर आरक्षण सिस्टम होगा सिर्फ चुनावी लाभ के लिए? उनको पता नहीं था क्या कि बस्तर जैसे क्षेत्रों में जबरदस्त नुकसान हो सकता है? क्या नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ आदिवासी क्षेत्रों में? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को और प्रदेश के मुखिया को, मुख्यमंत्री को इस पे जवाब देना चाहिए, क्योंकि ओबीसी वर्ग इस पे जवाब मांग रही है, क्योंकि उन्हें चुनाव लड़ने से वंचित किया गया है और साथ ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी जवाब मांग रही है। आखिर किस षड्यंत्र के तहत इन क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में क्या मापदंड के तहत उन्हें पता नहीं था क्या आरक्षण करने से पहले कि इन आदिवासी? फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।